तो अब हम बड़े भैया में आप पार्ट 2 शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा आज के दिन डे 7 में? अभी तक हम सब क्या पढ़ रहे हैं? गवर्नर टॉपिक पढ़ रहे हैं। गवर्नर में हम सब ने क्या क्या पढ़ा कि ये जो ऑफिस होता है अंडर आर्टिकल 153 होता है। जैसे हम पढ़े थे प्रेसिडेंट के टाइम पर कि प्रेसिडेंट को ऐड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम होते हैं अंडर आर्टिकल 163। उसके बाद हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या होते हैं, मतलब उनके आर्टिकल्स का स्पैन क्या है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर का, प्रेसिडेंट करते हैं। ओथ कौन दिलाता है? रोल क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद क्वालिफिकेशंस हम सब ने देखा कि दो बस यहाँ पे क्वालिफिकेशंस हैं। एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक जो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म है, ये मैंडेटरी नहीं है बट फॉलो किया जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है कि आउटसाइड फ्रॉम द स्टेट होना चाहिए और प्रेसिडेंट जनरली कंसल्ट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। ऐसा प्रैक्टिस पहले फॉलो किया जाता था, अब नहीं किया जा रहा है। उसके बाद हम सब ने क्या देखा? ओथ ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर। इसमें हमने देखा कि राष्ट्रपति और गवर्नर का ओथ सबसे यूनिक होता है, जो कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जबकि ऐसा ओथ और किसी का नहीं है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि गवर्नर और प्रेसिडेंट का ओथ शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ओथ कौन दिलाता है? जैसे वहाँ सीजेआई होते हैं प्रेसिडेंट के केस में, यहाँ सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट होते हैं। उसके बाद की पॉइंट्स वही जो हमने डिस्कस किया। टर्म क्या होता है? 5 ईयर टर्म होता है, लेकिन सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है और दे रिमेन इन द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद रिजिग्नेशन कैसे है? कभी भी प्रेसिडेंट साहब को लेटर लिख के रिजाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूएशन एंटिल सक्सेसर याद रखना, आल्दो यूपीपीसीएस में नहीं उतना पूछे जाने के चांसेस हैं, कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस हैं, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होने चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए, ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है, इमोलमेंट्स एंड अलाउंसेस पार्लियामेंट डिसाइड करती है। उसके बाद हमने देखा कि इनका इमोलमेंट्स डिमिनिश नहीं किया जा सकता है। अगर एलोकेशन कोई गवर्नर दो स्टेट का गवर्नर है तो उसके बीच में जो उनके सैलरीज होंगे, जो उनके एमोलमेंट्स मिलेंगे, कौन डिसाइड करेगा? वो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। उसके बाद प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी सेम लाइक प्रेसिडेंट की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से इम्यूनिटी रहती है, जबकि सिविल प्रोसीडिंग्स नोटिस दे के चलाया जा सकता है। अब हम सब दोस्तों पार्ट 2 में क्या करने जा रहे हैं? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। अब देखो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर्स, चूंकि गवर्नर जो हैं वो क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है, ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट के, जबकि डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है? जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो चीफ मिनिस्टर है। तो कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स गवर्नर के होते हैं, जो कि आर्टिकल इन सब आर्टिकल्स में मेंशन्ड है। तो हम देखते हैं कि सेम जो प्रेसिडेंट के टाइम पे हमने पढ़ाया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पर भी है। तो इसमें हम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जैसे ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन गवर्नर्स, द गवर्नर्स नेम, स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो गवर्नर साहब के नाम पे लिए जाएंगे। रूल्स फॉर गवर्नमेंट बिजनेस कौन फाइनल करेगा? गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बिजनेस, ये सब चीज़ें। अपॉइंटमेंट्स किसका अपॉइंटमेंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर का, जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होगा इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब के मतलब रिकमेंडेशन पे और मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करेंगे। जैसे हमने बताया था कि आपको प्रेसिडेंट जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के चेयरमैन। तो ट्रिक मैंने वहाँ क्या बताया था कॉन्सेप्ट? जितने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज होंगे एट यूनियन लेवल, उसको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होंगे एट स्टेट लेवल, उसको कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये सब गवर्नर इतना काम करते हैं, सब उनके नाम से होता है। जो पहली लाइन नहीं थी कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन गवर्नर सेम उसका मतलब यही, सब उन्हीं के नाम से होता है। लेकिन ये सब करता कौन है? आर्टिकल 163, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस व्हाट? गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो यही दोस्तों, यही वो लाइन है जो इन सब चीज़ों पे सुपर इम्पोज कर जाती है। क्या? ये सब गवर्नर के नाम से होगा, सब कुछ वो करेंगे, बट फाइनल किसके सलाह पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो याद रखना, सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। अपॉइंट द वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। उसके बाद सीकिंग इन्फॉर्मेशन, जैसे वहाँ था प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर से इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, सेम ही यहाँ पे भी कि गवर्नर कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट अफेयर्स। इमरजेंसी पावर्स होते हैं, हम पहले ही देख चुके हैं। गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन इन द स्टेट। आर्टिकल 352, क्या है 352? बताओ सही है कि गलत है? तो ये सब चीज़ें अब आपको भूलनी नहीं चाहिए। 352, 356 और 360। नेशनल इमरजेंसी
प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। हम उसी समय पढ़ाए थे 358, 359, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, आज ही इमरजेंसी का रिवीजन कर लीजिएगा। अदर रूल्स क्या हैं? गवर्नर एक्ट्स एज चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड अपॉइंट वाइस चांसलर मेनी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स होते हैं दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा याद रखना। कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे एज रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356। इसमें जो है दोस्तों वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सलाह नहीं लेंगे। तब कोई ऐसे सोचो ना, अगर आप सोचो कि नहीं नहीं यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड एंड एडवाइस करेंगे, ये बताओ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐड एंड एडवाइस करेगा कि हमारी स्टेट में लगा दो इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल लगा दो? कोई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे खुद वो अपने मन से करते हैं, मतलब खुद अपने डिस्क्रिशन पे, डिस्क्रिशन वर्ड ज़्यादा सही है। नो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक पावर प्रेसिडेंट के पास जबकि ये होता है। एड एंड एडवाइस आर्टिकल 163, गवर्नमेंट मस्ट एक्ट एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट, दोस्तों ये जो लाइन है ना, एक्सेप्ट इन दोज केसेस वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स डिस्क्रिशन। अब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेसिडेंट और गवर्नर में आपको लगता होगा या है ही कि प्रेसिडेंट एक बहुत देश का पहले नागरिक, सब एग्जीक्यूटिव एक्शंस इनके नाम से हो रहे हैं, बट दोस्तों गवर्नर ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? इसी लाइन की वजह से। बस ये लाइन ही है जो सब कुछ डिफरेंस ला देता है। ये लाइन क्या कहती है कि गवर्नर साहब सब कुछ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे एक्सेप्ट इन दोज केसेस जहाँ पे उनको अपने डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन उनको रिक्वायर करता है कि आप अपने डिस्क्रिशन पे काम करो। और ये कहाँ पे उनको डिस्क्रिशन यूज़ करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये गवर्नर करेगा। इसी कारण से गवर्नर जो होते हैं बहुत ही एक प्रिविलेज्ड, एक बहुत ही शानदार पोस्ट हो जाती है इसी के कारण, ठीक है। समरी टेबल आप देख लीजिए, मेजर चीज़ें वही लिखी गई हैं जो बताया हूँ। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में। जैसे हमसे पढ़े थे ना, प्रेसिडेंट जो होते हैं पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं अंडर आर्टिकल 79 में, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ठीक है। सेम उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर के 3 पार्ट होते हैं, असेंबली, काउंसिल और गवर्नर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गवर्नर पार्ट है स्टेट लेजिस्लेचर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी होगा। बस वही चीज़ है, क्या है? सेम प्रेसिडेंट जैसा ही, समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द लेजिस्लेचर। गवर्नर कैन समन सेशंस प्रोरोग। बेसिक चीज़ है दोस्तों, पढ़ लोगे, कुछ इसमें वो नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट साहब जाके क्या क्या करते थे, हर साल के पहला सेशन और इलेक्शन के बाद के सेशन, सेम उसी तरीके से गवर्नर, जैसे नहीं राष्ट्रपति का अभिभाषण, राज्यपाल का अभिभाषण, जो स्पीच देते हैं, वो स्पीच किसका होता है? वो जो गवर्नमेंट इन द स्टेट है और जो गवर्नमेंट एट द यूनियन है, उसी के स्पीच को पढ़ते हैं कि उनके स्टेट, उनका गवर्नमेंट क्या करने जा रहा है। असेंट टू बिल्स, अब गवर्नर असेंट भी दे सकते हैं, मेकिंग इट लॉ, विथ होल्ड असेंट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन। अगर बाद में फिर से पास हो गया तब फिर तो उनको असेंट देना ही पड़ेगा। रिजर्व द बिल, ये देखो ये 3 होते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ, चौथा यहाँ पे आ जाता है गवर्नर के पास एक्स्ट्रा, वो रिजर्व करते हैं बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। और ये कॉमनली डन इफ द बिल मे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कॉन्फ्लिक्ट विथ सेंट्रल लॉज और इफ इज इन नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है। ऑर्डिनेंस मेकिंग सेम वही प्रेसिडेंट जैसा कि ऑर्डिनेंस कब कर सकते हैं? जब लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन, तो प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेज, अर्जेंट एक्शन इज नीडेड। These have the same effect as law enacted by the legislature but must be approved by the legislature within 6 weeks or reassembly of or the lapse। इसका अब ये बताओ कि इस ऑर्डिनेंस का मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम दोस्तों 6 मंथ 6 वीक। क्यों? 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो एकदम मैक्सिमम हो गया 6 मंथ हो गया, तो जैसे सेकंड असेंबली मिलेगी तो 6 वीक के अंदर उसको पास करना होगा, ठीक है। नॉमिनेशन पावर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद 1/6 ऑफ इट्स मेंबर्स कहाँ से होते हैं? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट। ये देखो मैंने बताया था जब आपको पढ़ा रहे थे कि यहाँ कोऑपरेटिव अलग होता है। वो कोऑपरेटिव क्यों अलग होता है? क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में है। इस कारण से कोऑपरेटिव को में उसके टॉपिक के सब्जेक्ट पे भी गवर्नर क्या कर सकते हैं? नॉमिनेट कर सकते हैं। तो गवर्नर 1/6। प्रेसिडेंट कितना नॉमिनेट करते थे? राज्यसभा में 12 मेंबर्स को। और कहाँ पे? आर्ट, साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर, ये था, ठीक है। अब आते हैं हम सब, इससे पहले गवर्नर नॉमिनेट करते थे 1 मेंबर असेंबली में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इस प्रोविजन को हटा दिया गया। डिस्क्वालिफिकेशन एंड द रूल्स, अब जितने भी क्वेश्चंस ऑन डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर होंगे सेम जैसे वहाँ पर होता है। प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट का करते हैं, गवर्नर लेजिस्लेचर का करते हैं। और किसके सलाह पे करते हैं? इलेक्शन कमीशन के। इलेक्शन कमीशन का सलाह बाइंडिंग होता है, याद रखना। गवर्नर में रिक्वायर द एडवोकेट जनरल टू अटेंड लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स एंड रिपोर्ट ऑन एनी अनलॉफुल एक्टिविटी। अब देखो दोस्तों, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं सब प्रेसिडेंट के साथ लिंक करके पढ़ा रहे हैं। मकसद यही है कि जिससे कि ये चीज़ें आपको क्लैरिटी हो कि ये वो करते हैं, ये करते हैं, समझना आसान हो जाता है। सेम फाइनेंशियल पावर्स हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वहाँ अंडर आर्टिकल 112 था, जिसमें लेट बिफोर द लेजिस्लेचर इन गवर्नर्स नेम, तो वहाँ राष्ट्रपति रखते थे। डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द गवर्नर्स रिकमेंडेशन। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होते हैं? मोस्ट लेजिस्लेटिव पावर्स आर एक्सरसाइज्ड इन द नेम ऑफ गवर्नर। सर्टेन एक्शंस लाइक रिजर्विंग द विल फॉर प्रेसिडेंट, प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंसेस कैन इन्वॉल्व गवर्नर स्पेसिफाइड सिचुएशन। अब ये चीज़ आप हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे सोचो, हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। आप ऐसे सोचो कि कहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा कि ये मत करो। जैसे ऑर्डिनेंस, ये रिप्रोमलगेशन ऑफ इमरजेंसी अगर लगाना है प्रेसिडेंट रूल, तो अगर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछने जाएगा कि भाई करें कि नहीं करें, तो कहेगा, तो इसका मतलब वहाँ पर उसकी सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है उस चीफ मिनिस्टर का, तो सलाह लेगा कि आप मतलब इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो करो, अपनी मेजॉरिटी को प्रूफ करो। ये ऐसे केस में नहीं होगा। राष्ट्रपति का शासन लगाना है तो वहाँ पर भी अब वीटो पावर मान लो, जो ऑर्डिनेंस वो होते हैं कि बिल को रिजर्व करना या किसी बिल पे असेंट देना या विथहोल्ड करना, वो तो मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देगा। लेकिन पॉकेट वीटो का सलाह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो पूछेगा उससे जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कि भाई ये बताओ, हम वो कर दें क्या कि पॉकेट वीटो लगा दें, कि असेंट न दें? तो कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा हाँ हाँ असेंट मत दो, बस जेब में रखे रहो? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। फाइनेंशियल पावर्स में हम पहले ही बता दिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, वही सेम प्रेसिडेंट जैसा, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना हम नहीं ला सकते हैं, सेम यहाँ पर भी नहीं ला सकते हैं। मनी बिल डील्स विद द स्टेट फाइनेंसेस, ये सब आपको पता है। डिमांड फॉर ग्रांट्स, गवर्नर का रिकमेंडेशन चाहिए। सप्लीमेंट्री, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स, गवर्नर्स रिकमेंडेशन। ये सब सिंपल चीज़ें हैं। एट कंटिजेंसी फंड्स होते हैं, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट फॉर अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, और ये गवर्नर्स होल्ड्स द अथॉरिटी टू मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट। देखो, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट आर्टिकल 267, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर दोनों, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन द नेम ऑफ वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ क्या गवर्नर। और ऑर्डिनेंस विथ फाइनेंशियल प्रोविजंस, बेसिक चीज़ें यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। अब दोस्तों, हम अगले पार्ट में गवर्नर को ख़त्म करेंगे, पार्ट 3 में, और रिमेनिंग जो चीज़ें हैं, जुडिशियल पावर्स, ये सब पढ़ाएंगे। साथ में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ाएंगे, जैसे सीएम हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्पेशल प्रोविजन फॉर अदर स्टेट्स हो गया, ये सब चीज़ें हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, लेकिन इस वीडियो के बाद मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी आपके फ्रेंड्स हों, क्योंकि अभी हम जस्ट पॉलिटी 7 ही दिन हुए हैं, तो जो भी आपको लग रहा है कि अगर आपको कोई कोर्स सही लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों को बताइए। साथ में जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है उनको भी बताइए कि हम किस लेवल की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आपको जो और भी सब्जेक्ट्स होंगे इससे भी अच्छे लेवल पे बताए जाएंगे, तो मतलब आपको बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि क्या चीज़ें यहाँ पे डिलीवर हो रही हैं, और ये शेड्यूल भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। हम अगले पार्ट में मिलते हैं, इसके आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।